जहर क्लास 11 में आप सबका स्वागत है। एक बहुत ही सुंदर फोटो आपके बोर्ड पे बना हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ लार्ज सर्किल। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा ही प्रश्न, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे जो आगे चल के आपको छोटे छोटे हिसाब बनाने में बहुत काम करेंगे। जल्दी जल्दी सब जुड़ जाइए। क्लास में क्या है, जहर क्लास सीरीज के नाम से चैप्टर चल रहे हैं। इसमें आपको 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग का। जल्दी जल्दी सब जुड़ जाएं लोग, जल्दी जल्दी शेयर कर दें। इसमें इंग्लिश का चलता है, आज पार्ट 11 है। हर दिन 10 क्वेश्चन अगर हम कराते हैं तो बताइए कि आज 11 दिन हो गया, यानी 110 प्रश्न का खात्मा होने वाला है। मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग का बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। अगर आप CGL, MTS, CHSL, रेलवे, बैंक कुछ भी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक क्लास बहुत ही झकास होने वाला है। ठीक है, जल्दी आ जाएं, सभी लोग जुड़ जाएं। आज का पहला सवाल ज्योमेट्री का है। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 5 इडियम है। फिर आपका टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन लाए हैं जो छोड़ छोड़ के काम करते हैं, बहुत दिक्कत होते हैं इसमें। चौथा प्रश्न एरर का है। पांचवा प्रश्न जो आपका है CI का, आज एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं CI का। उसके बाद एक नारेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक ट्रिगोमेट्री है जो NTPC में आया था, उसी का क्वेश्चन हम लाए हैं। 9 नंबर सिंप्लीफिकेशन है। 10 नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग का सिलोगिज्म। तो आज का जो मैथ है आपसे बहुत कम बनेगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। इसका जो कॉन्सेप्ट सीखिएगा तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो सब कह दीजिए जी सर, शुरू करें। एक बार महादेव का नाम लेके जहर काटने वाले सीरीज, जहर सीरीज में आपका स्वागत है। CGL क्रैकर बाय DKS, मैथ और इंग्लिश का जहर सीरीज। जल्दी जल्दी अपना स्टेटस मार दें सब लाइव क्लास का। जरा अपना अपना हाई बोल के बताए कौन कौन जुड़े हैं, जरा नाप पाए हम लोग। जाते जाते शुरू करने से पहले एक बार सुन लेते हैं महादेव के श्लोक का नाम। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले बलम बलम बीताम भुजंग तुंग मालिका डमर 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 निनाद बर डमर बय चकार चंड तांडव तनो तुन शिवा शिवम। जटा कटाह संभ्रमः भ्रमः निलिम्प निर्झरी विलोल बिच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगज 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 ज्वला ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखर रतिर प्रतिक्षणम मम। ठीक, तो आज का एक क्वेश्चन है आपके सामने। मोनिका जी, स्वागत है आपको CGL क्रैकर में। और ए वाला प्रश्न देखने में लग रहा है आपको कि बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत हल्का है। पहले इसका बनाने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। इस हिसाब को बनाने से पहले क्या क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है, तो प्यार से समझे। ललिता कुमारी भी जुड़ गई है, बहुत अच्छा। आज का 5 मैथ आपसे बनेगा नहीं, मतलब 5 मैथ जो आज हम लाए हैं जो थोड़ा सा लेवल का है। देखिए, जब इतने लेवल का प्रश्न आप परीक्षा में करके बैठिएगा ना, तभी आपको बड़ा मजा आएगा। लेवल कुछ नहीं होता है, सब कॉन्सेप्ट है। तो आइए इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला हम आपको बताते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या सीखना है, ध्यान देंगे। यदि ई रेखा है, ध्यान समझिएगा, एक लाइन है। अगर यहां पे हम एक लंब खींचते हैं, क्या खींचे, लंब खींचे। रिया सिंह, हेलो सर, बहुत अच्छा रिया। ध्यान से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इस प्रश्न को हल करने में क्या क्या लगने वाला है। तो यहां से हम लंब खींच दिए P से, और एक लंब हम नीचे से खींच देते हैं ऐसे। ये भी इस पे, ये भी इस पे 90 डिग्री पे ही काट रहे हैं। ये लाइन भी 90 डिग्री पे और नीचे वाला लाइन भी कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। अब बताइए इस बिंदु पे
इस बिंदु पे ज्योमेट्री में कहता है कि एक बिंदु पर एक ही लंब हो सकता है। तो ए वाले बिंदु पे एक लंब ऊपर से आया, एक लंब नीचे से गया इधर से। इसका मतलब है कि ई जो है पी क्यू, ये एक ही रेखा है। क्या है? एक ही रेखा है। सुनिए ध्यान से, अगर किसी बिंदु पे दो रेखाएं लंब हो रही है, एक उधर से आके एक नीचे से जाके, तो दोनों रेखा एक ही रेखा में होगी। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड, जैसे एक वृत्त है, ध्यान समझिएगा, एक वृत्त है, इसको एक मिला देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। एक वृत्त इधर से इसको स्पर्श कर रहा है, ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हम सिखाने वाले हैं। एक वृत्त है, एक वृत्त स्पर्श किया, अब इसका केंद्र यहां है, इसका केंद्र यहां है। एक बात बताइए, यहां से इसको मिला दिए, एक रेखा हम खींच देते हैं, यहां से खींच दिए, तो ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा पे त्रिज्या क्या होते हैं? लंब होते हैं। स्पर्श रेखा पे जो त्रिज्या है वो क्या होते हैं? लंब होते हैं। जरा ए वृत्त में देखिए, यहां से भी एक रेखा खींच दी, मिला दिए, ये भी क्या है? लंब है। इसका केंद्र O1 है, उसका केंद्र O2 है, तो इधर से ये भी लंब हो गया, इधर से ये भी लंब हो गया। इसी बिंदु पे इधर से भी लंब, उधर से भी लंब। इसका मतलब ये जो रेखा है O1 O2, ये जो देख रहे हैं यहां से यहां तक, दोनों का जो केंद्र है उसको कहेंगे एक सरल रेखा में है, एक सरल रेखा में है। अभी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जब हम पूरे बताएंगे तो आपको आ जाएगी। उसी तरह एक वृत्त यहां खींच दिए, इसी के अंदर एक वृत्त हम और तैयार करते हैं, छोटो वृत्त अंदर में। बड़े वाला का केंद्र मान लीजिए यहां है, छोटे वाला का केंद्र मान लीजिए यहां, और यहां पे स्पर्श करा। तो अगर हम इसको मिलाएंगे, देखिए अगर हम इसको मिलाएंगे तो इसका केंद्र, छोटे वाला का केंद्र आई बड़े वाला का केंद्र एक सीधी रेखा में होगी। ये भी क्या होगी? सीधी रेखा में होगी। सब चीज भूल जाइए, बस इतना याद रखिए, अगर दो वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करे या अंदर से स्पर्श करे, बाहर से स्पर्श करे या अंदर से स्पर्श करे, दोनों का केंद्र एक रेखा में होगा। ये एनटीपीसी में हम भी बैठे थे, एनटीपीसी में हमारे वाला में ही क्वेश्चन आ गया था कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाहर या अंदर से अगर एक दूसरे का स्पर्श कर रहे हैं तो दोनों वृत्त का केंद्र क्या होगा? तो दोनों वृत्त का केंद्र एक ही रेखा में होगी। इतनी बात जान गए। अगला बात क्या जानना है, इसमें बहुत मजा आने वाली है आपको। इसमें आपको इतना मजा आएगा क्या कि आज का क्लास एकदम कतई जहर होने वाली है। ठीक है, अब समझिएगा अगला कॉन्सेप्ट। ये एक ट्रायंगल है, ABC, एक ट्रायंगल। सब लोग अपना वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेंगे थोड़ा। ABC एक क्या है? ट्रायंगल है। और मान लिया ए भुजा ए है, सॉरी, ए के सामने के भुजा को ए कहते हैं, बी के सामने की भुजा को बी कहते हैं, सी के सामने की भुजा को सी कहते हैं। और अगर हमको कॉस ए निकालना है, क्या हमको ए वाला कॉस ए, तो कॉस ए का क्या सूत्र होता है? देखिए सी स्क्वायर ए वाला जोड़ दीजिए प्लस ओ वाला जोड़ दीजिए बी स्क्वायर, और कॉस ए का सामने कौन है? ए, तो इसको घटा देना है आपको, अब बटा 2CB। ए वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए। अच्छा, अगर हम कॉस बी निकालना चाहें, कॉस बी ए वाला कोण, तो क्या होगा? इसका सूत्र पता है आपको? इसको जोड़ दीजिए सी स्क्वायर प्लस इसको जोड़ दीजिए ए स्क्वायर, इसके सामने वाली भुजा का स्क्वायर घटा दीजिए, और रह गई नीचे। नीचे आपको क्या करना है? 2CA। बस इस हिसाब का हो गया खात्मा। इतना ही कॉन्सेप्ट आपको सीखना चाह। अगर हम cos C यहां से कहें तो क्या हो जाएगा, बता सकते हैं कोई? cos C तो कहेगा जी सर इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस इधर वाला भुजा 20 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, इसके सामने जो बचा उसका स्क्वायर घटा लीजिए, अब बटा 2AB। बोलिए ओके है? बस इतना ही था। 3 कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाए हैं। अब 3 कॉन्सेप्ट को हम इस हिसाब में लगाते हैं और ए हिसाब का हो जाएगा खात्मा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा लेकिन डरना नहीं है, मजा आ जाएगी। चलिए आइए, फाइंड द रेडियस ऑफ लाइट। देखिए दिल है, क्या है? दिल है।
हमसे अच्छा दिल नहीं बन पाया, हम उतना कलाकार तो है नहीं दिल वाला, लेकिन एक दिल बन गया। क्या क्वेश्चन है, मजेदार है। अभी तक कोई एग्जाम में नहीं आया, लेकिन जिस दिन आया ना इसका आंसर याद कर लीजिए। 3√2 प्लस √7, ये याद रखिएगा आप, ये आएगा आंसर। एक वर्ग है, यहाँ पे देखिएगा एक वर्ग है, वर्ग की साइड एक है तो ये भी एक हो जाएगी, ये भी एक हो जाएगी, ये भी वर्ग का अच्छा स्क्वायर आ गया ना, तो थोड़ा सा स्क्वायर का कॉन्सेप्ट भी हम आपको दे देते हैं। जैसे ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जब हम विकर्ण मिलाते हैं, विकर्ण जब मिलाएंगे तो 45 डिग्री का कोण बनता है, ये भी 45 डिग्री का। स्क्वायर जो वर्ग है इसका जो विकर्ण होते हैं वो 45 डिग्री पे होते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये सीखना है, एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा, बस। और ए वाला कोण 45, यहां भी 45, ये भी 45, ये भी 45। इतना बात आपको वर्ग में ध्यान रखना है। अब तो हिसाब का निकल गया दम, हिसाब का हो गया खात्मा, कुछ नहीं बचा। देखिए ध्यान से आप समझिए, प्यार से समझिए क्या है हिसाब में। हमको बड़े वाला वृत्त का रेडियस निकालना है, लार्ज सर्किल का। तो हम क्या करते हैं, ये बड़े वाले वृत्त का केंद्र मान लेते हैं। मान लें यहाँ पे बड़े वाले वृत्त का केंद्र है, क्लियर है। दो गो सेमी सर्किल खींचा गया, दो गो क्या है, सेमी सर्किल है। यहाँ पे स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, इसको मिला देते हैं, स्पर्श रेखा मिला दिए, ये वाला मिला दिए पूरा। अब अभी हम बताएं कि अगर दो वृत्त अंदर से या बाहर से स्पर्श करे तो दोनों का केंद्र एक ही रेखा पे होता है। तो बड़े वाला वृत्त को ये छोटे वाला, देखिए ये अर्धवृत्त है, लेकिन इसको भी पूरा मिला के देखने में नहीं लग रहा है अर्धवृत्त, लेकिन ये अर्धवृत्त है, ऐसे अर्धवृत्त है वो, ठीक है। ये अर्धवृत्त है, देखने में नहीं लग रहा है, हमसे बन नहीं पाए फोटो। तो यहाँ पे हो गया, तो इसका केंद्र भी इसी पर होगा। मान लेते हैं इसका केंद्र ए है, बड़े वाला का केंद्र। अच्छा, उसी तरह अब क्या करिए, अब ध्यान समझिएगा, ये जो बड़े वाला वृत्त है इसको हम मिला रहे हैं, इसको हम मिला रहे हैं, इसको। बड़े वाला वृत्त का केंद्र नहीं लग रहा आपको, हम बहुत नजदीक में ले लिए, यहां पे ले लेते थोड़ा सा और बड़ा। हाँ, अब ठीक है। अब बड़े वाला वृत्त जो है, बड़े वाला वृत्त, ये भी मिलाइए देते, ये क्या रहेगा, ये आर मान लेते हैं। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हमने क्या मान ली, आर मिल ली। देखिए कितने मजा से इसका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, इसको यहाँ ई वाला पूरा मिला दीजिए, ए वाला यहां से ई लेते हुए आइए, ये पूरा मिला दीजिए। ए कितना है, आर है। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से समझिएगा आप, ध्यान से। ए पूरा भुजा कितना था, एक, पूरा वर्ग है ना, तो एक सब वर्ग होगा। तो ये आधा आधा बट गया, तो एक इधर पूरा एक है, तो आधा आधा बट जाएगा, तो उधर हो जाएगा 0.5। कितना हो गया वो, 0.5। और ए वाला वृत्त में देखिएगा, ये जो छोटू वृत्त आप देख रहे हैं, ए यहां से लेके यहां तक ये पूरा इसका व्यास हो गया। क्या हो गया, ये पूरा यहां से यहां तक व्यास हो गया। तो इसका व्यास, ए वाले वृत्त का व्यास कितना है, 1 है। तो इसकी त्रिज्या बता सकते हैं यहां से यहां तक कितना होगा, तो कहिएगा 0.5 की त्रिज्या। ये भी यहां से यहां तक कितना होगा, 0.5 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, यहां बड़े वाला वृत्त की बात करिए, बड़े वाला वृत्त में यहां से लेके यहां तक इसकी क्या है, त्रिज्या। बड़े वाले वृत्त में यहां से लेके यहां तक क्या है, त्रिज्या है आर। और यहां पे 0.5 है, 0.5 माइनस कर दीजिए तो कितना बच जाएगा, बता सकते हैं हमको कोई। हम ए वाला एरिया निकालना चाहते हैं, ए वाला, तो कहिएगा R-1। भाई यहां से लेके यहां तक पूरा R है, त्रिज्या हम बड़े वाले को R माने हैं ना, तो यहां से यहाँ 0.5 है, 0.5 है, एक हमको घटा देना, R आ गया। अब रह गया ए वाला बात निकालना, ए वाला कैसे निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान समझिएगा। इस वाले ई वाला भुजा कैसे निकलेगा, तो ये तो हो गया आर। अच्छा एक बात बता, ये तो वर्ग है ना, क्या है, ठीक है, हाँ ध्यान से समझिए, ये क्या है आपका वर्ग है। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण, ये वर्ग है, वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा। तो
2। अब भुजा इसका कितना वर्ग का 1, तो √2, यानी पूरा यहां से यहां तक √2 है और यहां से लेके यहां तक r है। तो बताइए ई कितना हो जाएगा ए वाला, तो कहिएगा √2 - r। यहां से लेके यहां तक कितना होगा √2, यहां से लेके यहां तक पूरा वर्ग का विकर्ण। हमको तो इतना दूर चाहिए, तो हमने क्या किया, पूरे √2 में ये वाला r घटा दिया, कहानी खत्म। एक बात बताइए, वर्ग है और वर्ग का ये विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण इतना कितना का कोण बनाएगा 45 डिग्री। अब इस वाले फोटो को हम यहां लाके बनाए, ध्यान समझिएगा, ऐसे 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 थोड़ा और बड़ा बना देते हैं ताकि आपको अच्छा से क्लियर हो। ये है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ए वाला है 0.5, ए वाला भुजा 0.5। नीचे कितना आ गया r-1, इधर कितना हो गया √2 - r। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं। अब इसमें लगा देना है कोसाइन रूल और इसका हो जाएगा खात्मा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बना रहे हैं यहां से यहां तक r माने बिल्कुल सही बना रहे हैं। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब लगा दीजिए cos 45, क्या cos 45, cos 45 का मान क्या होगा अभी हम बताएं। ए वाला कौन है, तो पहले आप इसका स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर प्लस √2 - r का स्क्वायर, माइनस में इसका r-1 का स्क्वायर बटा 2, 0.5 और √2 - r हो गया खात्मा हिसाब का। अब इसको जब आप हल करिएगा, क्या करें, हल भी कर दें, बहुत लंबा हो जाएगा ना। 1/√2 cos 45 1/√2। अच्छा 0.5 का स्क्वायर, 0.5 मतलब समझते हैं 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो इसको जब आप हल उल करिएगा, आप खुद करिएगा, तो r का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 3√2 + 2/7। इसको हम हल कर सकते हैं लेकिन ये बहुत लॉन्ग हो जाए। मेन हमको यहाँ पे आपको सिखाना है। देख लेते हैं एक बार फिर से, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ। ए था सेंटर, मान लिए बड़े वृत्त का ए मान लिए हम सेंटर, इस हम त्रिज्या को r माने, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेमी सर्किल में 2 बार 0. कैसे होगा सर, सेमी सर्किल में, इस सेमी सर्किल में 2 बार कैसे होगा, देखिए ध्यान से कैसे होगा। ए वाला सेमी सर्किल, ए वाला भुजा आपका कितना था, ए वाला भुजा आपका 1 था, तो 1 था तो बीच में काट देगा, तो 0.5 और 0.5 में ही बटिए है, एक वर्ग था। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है ये वर्ग था। यहां पे आप एक वृत्त खींचे थे, व्यास हो गया ना, ये पूरा व्यास हो गया, आई पूरा मिला दिए। ओ बहुत सही लड़का बोला, ये तो यहाँ पे सेंटर है तो ये केंद्र ही होगा ना ये वृत्त का। ये वाला छोटा जो वृत्त है, ओहो यहाँ पे एक गलती हमसे हो रही थी, ध्यान सॉरी, यहाँ पे सेमी सर्किल है तो ए ट्रायंगल, यहाँ पे सेंटर है इसका सेंटर यहाँ पे है इसका, तो ए वाला भी ये अगर 0.5 है तो ये भी 0.5 ही होगा ना। तो यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पूरा r है, ये 0.5 है, 0.5 हो गया। तो कहाँ गया, यहाँ पे होगा r - 0.5, तो यहाँ पे भी कितना होंगे r - 0.5 का होल स्क्वायर। एक कंफ्यूजन हुआ है वृत्त गड़बड़ बन जाने के कारण, हमसे ने सही से वृत्त बन नहीं पाया, इसीलिए गड़बड़ी हुई। देख रहे ज्यादा लंबा हो गया। बिल्कुल सही बोले आयुष कुमार, ए इसका आंसर है r = 3√2 + 2/7। ए आपका हल करके आंसर आ जाएगा। मेन हमको देखिए ई क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, नहीं आएगा ई टेंशन नहीं लेना आपको ई टेंशन लेना इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा। कॉन्सेप्ट हम क्या बताएं कि एक वर्ग में, एक वर्ग का जो विकर्ण होता है उसको 45 डिग्री पे बांटता है, ठीक है। दूसरा हम सीखे कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से टच करे या अंदर से टच करे तो दोनों का सेंटर एक ही रेखा में होता है। बस इतना हमको जानना था। इसको कौन हल करेगा वो आंसर ले आइएगा।
ठीक है, हम भी चाहे तो हल कर दे, लेकिन आपका 20 मिनट चला जाएगा, तो हम क्यों हल करें इसको। बस आप इतना समझ लीजिए, ये हिसाब में ऐसे बनेगा। ठीक है, क्या आप लोग हल कर सकते हैं हिसाब का। हमारा चित्रकला बहुत कमजोर है, जिसके कारण ना गड़बड़ हो गई। अभी तो गड़बड़ पक्का हो गई थी, अगर आयुष नहीं बताता तो। चलिए ठीक है, आज का ईडियम 5 ईडियम बिल्कुल नए नए हैं, आपको ईडियम बताना है। क्या होगा, आप लोग कलम कॉपी एकदम खोल लीजिए, 5 ईडियम आपके सामने हैं, एक से एक, जो अभी तक परीक्षा में आया भी है नहीं भी आया। पहला, टू टेक थाउट, टू टेक थ्रो, THROUGH थ्रो हिज हैट। पहला क्या है, टू टेक थ्रो हिज हैट। दूसरा, कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट, कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट। कौन सा बुक है, कोई भी बुक नहीं है, बस हम जो प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन आए हैं, जो आने वाले हम सब लेके आए हैं। क्राई फॉर मून, क्राई फॉर मून। बुक से अब कौन पढ़ता है, बुक का जमाना नहीं रहा मनीष बाबू, अब जमाना ऑनलाइन का हो गया। और कितना बुक आप खरीदिएगा, हमारे पास बहुत सारे बुक है, हम है ना, हम सब का क्वेश्चन लाएंगे आपको। क्रस्ट फॉलन, बताइए इस 5 में कितने इडियम आप जानते हैं, कोई कमेंट करके बताइएगा। इस 5 में, और जो भी आते लाइक करके जाएंगे, ऐसे कोई नहीं जाएंगे, जाना तो है ही नहीं। आपको 1 से 1.5 घंटा रहना, हम बहुत चीज सिखाने वाले हैं आपको। टू टेक थ्रो हिज हैट, कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट, क्राई फॉर मून, ये तो सब जानते हैं। क्राई फॉर मून, क्राई फॉर मून मत समझ रहे, मून माने चंद्रमा, चंद्रमा के लिए रो रहा। बताइए कोई भी चंद्रमा लाके कैसे दे सकता है, चंद्रमा के लिए रो रहा था। इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा डिमांड जिसको पूरा नहीं किया जा सके। अंग्रेजी में कहते हैं टू डिजायर, टू डिजायर द अनअटेनेबल, अनअटेनेबल, ध्यान समझिएगा। टू डिजायर एक ऐसा इच्छा, द जो अनअटेनेबल है, अटेन होता है प्राप्त करना, अनअटेनेबल माने जिसको प्राप्त नहीं कर सकते। क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून नहीं होता, क्राई फॉर मून। तो अगर कोई मून के लिए, मून माने चंद्रमा के लिए अगर रो रहा है तो हम क्या कहेंगे, टू डिजायर द अनअटेनेबल, मतलब एक ऐसी इच्छा जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। अगला, टू टेक थ्रो हिज हैट, इसका मतलब होता है टू बोस्ट ऑफ, टू बोस्ट ऑफ, BOAST, टू बोस्ट ऑफ, BOAST, डिंग हाकना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने टोपी के बारे में, कि उसका माथा पे टोपी कैसे लगा, उसी के बारे में सबको बताते रहता है कि हम इतना मेहनत किए थे तो ये वाला टोपी हमको मिला। मतलब वो नेतागिरी करते रहता है और डिंग हाकते रखता है, तो उसको कहते हैं टू टेक थ्रो हिज हैट, टू बोस्ट ऑफ। बोस्ट के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है, इसका मतलब होता है डिंग हाकना। अगला, कीप वंस कार्ड क्लोज टू वन चेस्ट, आपको एक कार्ड को अपने चेस्ट पे रखे हुए, अपने छाती पे रखे हुए, इसका मतलब है टू हाइडिंग समथिंग, टू हाइडिंग समथिंग, टू हाइडिंग समथिंग, छुपाना। कीप वंस कार्ड क्लोज, सब लोग कॉपी खोल ले रहे हैं, कॉपी में इसको लिखते चलिएगा, बड़ा काम आने वाला चीज है। कीप वंस कार्ड क्लोज टू वन चेस्ट मतलब होता है टू हाइडिंग समथिंग, किसी चीज को छुपाना। टू गो द होल हॉग माने टू वर्क कंप्लीटली,
टू गो द होल हाउ का मतलब होता है टू वर्क कंप्लीटली, किसी काम को पूरा करना। जैसे आप लाइव क्लास जुड़े हैं, आप पूरे शुरू से अंत तक रहिए, तो इसी को कहेंगे टू गो द होल हाउ। और अगला है क्रस्ट फॉलन, क्या है? टू बी डिजेक्टेड, टू बी डिजेक्टेड, हतोत्साहित। जो लोग हतोत्साहित हो गए, जिनको लगता है एग्जाम नहीं निकलेगा, कोरोना खत्म नहीं होगा, वैसे लोगों को कहते हैं क्रस्ट फॉलन, टू बी डिजेक्टेड। तो आपके सामने था कितने इडियम? 5 इडियम। फिर से, टू टेक थ्रो हिज हैट मतलब होता है टू बोस्ट ऑफ, डिंग हाकना। कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट, जिसका मतलब टू हाइडिंग समथिंग, छिपा कर रखना। क्राई फॉर द मून, जिसका मतलब टू डिजायर द अनअटेनेबल, एक ऐसी वस्तु की इच्छा रखना जो कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। और टू गो द होल हाउ, जिसका मतलब टू वर्क कंप्लीटली, किसी काम को पूरी तरीके से करना, टू गो द होल हाउ। और अगला होता है क्रस्ट फॉलन, जिसका मतलब होता है टू बी डिजेक्टेड, हतोत्साहित हो जाना, उसको कहते हैं क्रस्ट फॉलन। आशा है 5 गो जो है इडियम आपके परीक्षा में एगो ने एगो टकराएगा, 2 नंबर आपको दे के जाना चाहिए। तो डेली डेली हम 5 इडियम पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 3, कैसा लगा इडियम? कमेंट करके बताइए सर, बहुत नया था, पुराना था। और आज का देखिए, पहला क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, हमको पता है कम समझ में आया होगा, कोई बात नहीं है, बस हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था कौस का और स्पर्श रेखा का। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई। अब ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है परीक्षा में, MVVI। एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा, हमको पता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये भी हमको पता है। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो जाइए, अपना कॉपी कलम लेके। एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक गलत लिखती है क्या? छोड़िए, वैकल्पिक रूप से वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद हिसाब तुरंत बन जाएगा। एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं। बी पहले दिन काम की शुरुआत करते हैं। बी ने काम को शुरू किया है, कोई दिक्कत नहीं। ए 48 दिनों में अकेले काम को खत्म कर सकता है। टाइम एंड वर्क का सवाल है, लेकिन सोच लीजिए, यदि कार्य 11.1/3 दिनों में पूरा हो जाता है, तो बी अकेले उसी कार्य को 4 गुना कितने दिनों में करेगा? कितने दिनों में कर सकता है? ऑप्शन है ए 24, बी 32, सी 27, डी 36।
चलिए, टाइम एंड वर्क का हल्का हल्का हम क्वेश्चन क्यों लाए, ऐसा क्वेश्चन लाए जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट मिले, इसलिए हम जानबूझ के ये सब प्रश्न ला रहे हैं ताकि आप कुछ सीख पाए। एक बार पढ़ दे, क्या पढ़ देते हैं एक बार। एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। वैकल्पिक दिनों का मतलब हुआ दोनों एक साथ काम नहीं करता, आज हम करेंगे तो कल वो करेगा। जैसे आप लोग कैसे लाइव कैसे जुड़ते हैं, आज कोई लाइव आए कल नहीं आते, परसों आते फिर अगला दिन नहीं आते हैं, ये गलत है। आप रेगुलर आइए लाइव, क्या है 1 से 1.5 घंटा आना, डेली आना है, आपको कुछ न कुछ सीख के जाइएगा, पक्का विश्वास है। तो वैकल्पिक दिन में, वैकल्पिक का मतलब होता है अल्टरनेटिव दिन में काम करते हैं, कोई बात नहीं। बी पहले दिन काम का शुरुआत कर देता है। बी जो है ना, गुड इवनिंग नेहा कुमारी, गुड इवनिंग, ठीक है। बी पहले दिन काम की शुरुआत कर देते हैं, बी पहले दिन काम की शुरुआत कर देते हैं। अब देखिए ए 48 दिन अकेला काम कर सकता है। देखिए ए का बारे में बता दे कि ए अकेला जो है 48 दिन में काम कर सकता है। यदि कार्य इतना दिन में हुआ, 11 पूर्णांक 1/3 दिनों में पूरा हो जाता है, तो बी अकेले उस काम के 4 गुना, यहां पे पकड़िएगा, 4 गुना कितने दिनों में करेगा। ये है क्वेश्चन। आशा है आपसे बन रहा होगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन जब करेंगे तो बहुत मजा आ जाएगी। मजा नहीं है, बहुत मजा। ये सब क्वेश्चन करके परीक्षा में बैठे, परीक्षा के औकात है कि नहीं निकले। चलिए आप लोग कमेंट कर दीजिए, सर बता दीजिए, हम बता देते हैं। कमेंट कर दीजिए कि सर बताइए, कॉन्सेप्ट बताइए। पहले हम कॉन्सेप्ट सिखाते, इतना मस्त कॉन्सेप्ट कि इस हिसाब को आप 10 सेकेंड में बना पाइएगा, पक्का। आप कहेगा 10 सेकेंड, यस 10 सेकेंड। बोलिए जल्दी कमेंट करिए, सर बता दीजिए, टाइम बर्बाद मत करिए, बताइए। ठीक है, तो हो जाइए तैयार, रेडी। हम ऑप्शन को ऊपर लिख रहे हैं, 24, 32, 27, 36, 24, 32, 27, 36। ठीक है, ललिता कुमारी भी बोल रहे, बता दीजिए। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट सीखिए, दिस इज द कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट, जब भी टाइम, हमारी आंखों में आंखों देख के बात करिए, जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है? टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने का कितने तरीका है? पहला एलसीएम लेकर, पहला क्या? एलसीएम लेकर, एलसीएम विधि से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है टोटल वर्क निकालने के? किसी की पावर है, उसकी क्षमता में उसके दिन से गुना कर दिए तो भी आपका टोटल डेज निकल जाएगा। आइए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझाते हैं। एक किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, एक किसी काम को 12 दिन में, इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, गोली मारिए इसको। एक किसी काम को 12 दिन में करता है, बी इसी काम को 24 दिन में करता है। ए 12 दिन में, बी 24 दिन में, इसको थोड़ा सा हम 18 दिन कर लेते हैं। तो बताए टोटल वर्क कितना आएगा? तो टोटल वर्क निकालने का पहला तरीका क्या? एलसीएम। तो इसका एलसीएम बोलिए, 12 और 18 का एलसीएम 36। एक तरीका ये है टोटल वर्क निकालने का। एक तरीका है पावर गुने डेज। तो पहले डेज बताए, दोनों का डेज का रेशियो कितना है? तो कहिएगा 12 और 18, दोनों का डेज का रेशियो सर बता दीजिए। ठीक है, बता रहे रिया सिंह। डेज का रेशियो ले लीजिए, ए है 12 और बी है 18, तो 12 और 18 का रेशियो ले लेते, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 6 से 4 6 दूना 12 6 18। ये डेज का टाइम का रेशियो आ गया है। क्या आ गया? टाइम का रेशियो आ गया ए और बी का। तो यहां से हम पावर का रेशियो निकाल लेंगे। पावर हमेशा टाइम का उल्टा होता है, तो 3:2 हो जाएगा। अब निकल गया पावर। अब हम पावर से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, बताए ए का पावर कितना आ गया? 3। आई कितना दिन में काम कर देता है? 12 दिन में, तो 12 तिया 36। आप चाहिए तो यहां से भी निकाल सकते हैं। बी की क्षमता कितना आ गई? 2। अब बी कितना दिन में काम करता है? 18 दूना 36। तो काम निकालने के 2 तरीका, या तो क्षमता से काम निकाल सकते हैं या एलसीएम से। यहां पे क्या होगा, यहां पे कैसे काम निकलेगा हमको ये बताइए। तो यहां पे निकलेगा एलसीएम से काम।
48 दिन में ए करता है और दोनों मिल के काम कर दिया है 11.1/3 दिन में। एक कॉन्सेप्ट और सीखिए आप, ध्यान दीजिए, एक कॉन्सेप्ट और सीखिए प्यार से, ठीक है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी इसी काम को 16 दिन में करता है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा? तो लोग सोचते हैं जोड़ दें, जोड़ने से काम नहीं चलेगी। ए 12 दिन में करेगा, बी 16, तो 16 और 12 28, दोनों मिलकर 28 दिन में काम करेंगे, तो गड़बड़ हो गया भाई। बताइए, ए अकेले 12 दिन में, बी 16 दिन में, दोनों को मिला देंगे तो क्या 28 दिन में काम होगा? नहीं, जोड़ने का काम मत करिएगा। टाइम एंड वर्क में कभी भी दिन को नहीं जोड़ना है। जोड़ना है तो क्षमता को, घटाना है तो क्षमता को। तो क्या करेंगे, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 12 और 16 का टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 48 हो गया टोटल वर्क। इसके बाद यहां से इसकी क्षमता निकाल लेंगे। 12 चौक 48 और 16 48, इसकी क्षमता निकल गई। ए का क्षमता 4, बी का क्षमता 3, तो 4 और 3 7, मतलब कि दोनों मिल के एक दिन में 7 काम कर सकता है। और हमको कराना है कितना काम? 48 काम। तो 48/7 दिन लग जाएगा दोनों को काम खत्म करने में। क्लियर हुआ? अब इसी में ध्यान से समझिएगा, ए है बी है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 16 दिन में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम बताइए। 12 और 15 मान लेते हैं। ए 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? दोनों का एलसीएम लेके, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो दोनों का क्षमता निकाल देते हैं, ए और बी की क्षमता। तो 12 × 5 = 60 और 15 चौका 60। ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4। अब क्या है, अब ध्यान समझिएगा, कहता है कि ए और बी दोनों अल्टरनेट काम करते हैं। अल्टरनेट मतलब समझते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन काम करता है। अगर पहला दिन ए किया तो दूसरा दिन बी, दोनों मिल के नहीं, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? क्वेश्चन सुनिए, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, कोई बात नहीं है। तो कह रहा अगर दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? काम का शुरुआत बी करता है। काम का शुरुआत किसने किया? बी ने किया। एक दिन, अब देखिए कैसे बनेगा, कितना है? अल्टरनेट जब भी आए, अल्टरनेट एकदम दिमाग में रखिएगा, अल्टरनेट काम जब भी होवे तो पहले क्या करना है? पहला दिन ए आएगा, कितना काम निपटा देगा? नहीं, पहला दिन बी को आना है। पहला दिन बी आएगा, 4 काम निपटा देगा। फिर दूसरा दिन कौन आएगा? ए आएगा, 5 काम निपटा देगा। तो 2 डेज में कितना काम हो गया? तो कहिएगा 5 + 4, सॉरी इधर से लिखिए, 4 + 5 9 काम। 2 डेज में 9 काम। काम है कितने? 60 काम है। तो एक काम करिए, क्या 9 से 60 कट रहा है? तो कहिएगा नहीं। तो क्या 9 का कोई गुणज ऐसा है जो 60 के बगल में है? तो कहिएगा हाँ सर, 9 का एक गुणज है 54 जो 60 के बगल में। तो सबसे पहले 2 डेज में 9 काम हुआ, तो 6 से गुना कर दी दोनों तरफ, तो 6 दूना 12 डेज। 12 डेज में हो गया 54 काम। 12 दिन में 54 काम खात्मा। अभी भी बच गया कितने काम? 6 काम अभी भी बचा हुआ है। अब 12 दिन के बाद 13वां दिन कौन आएगा ये बताइए? पहला दिन बी आता है, दूसरा दिन ए आता है, फिर तीसरा दिन बी आएगा, चौथा दिन ए आएगा। मतलब जब भी विषम रहेगा तो बी आएगा और सम रहेगा तो ए आएगा। इसका मतलब है 12 दिन तो हो गया, 13वां दिन क्या आएगा? बी आएगा। और काम कितना करता है एक दिन में? 4। तो 4 काम वो और लिपटा देगा। तो 6 में 4 का 2 काम बच गया। और इधर कई दिन था? 12 दिन और 1 दिन और हो गया, तो कितना काम हो गया? 13 दिन हो गया। अभी भी 2 काम बचल है। अब 13 दिन के बाद 14वां दिन कौन आएगा? ए आएगा। और कितना काम एक दिन में करता है? 5 काम करता है। लेकिन काम है कितना? 2 ही काम है। तो 2/5 दिन और लग जाएगा, यानी कि 13 दिन और 2/5 दिन में पूरा काम होगा 60। बोले समझ पाए या नहीं? बोले समझ पाए या नहीं ए वाला कॉन्सेप्ट को? एक दिन छोड़कर एक दिन काम होता है तो ऐसे बनाना है। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से बताते हैं आपको। एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। अगर दोनों काम छोड़ छोड़ कर करे और काम की शुरुआत ए करे तो बताइए काम कितने दिन में होगा? तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना?
16, दोनों का क्षमता निकाल दीजिए। 8 दूना 16, 16 1 16। ये सर समझ गए, ठीक है। फिर से एक बार समझिए। अब देखिए क्या है, अल्टरनेट काम है, छोड़ छोड़ के काम हो रहा है, इसलिए दो डेज का काम कितना हो जाएगा, 2 + 1 यानी 3 काम हो जाएगा 2 दिन में। 2 दिन में 3 काम हो जाएगा। हमको काम कितना कराना है, 16, तो 3 से 16 नहीं कट रहा है, तो एक काम करते हैं, 3 के बगल में 16 के बगल में कोई ऐसा संख्या जो 3 से कट रहा है, कहिएगा हाँ सर 15, तो 5 से गुना कर दे, 5 दूना 10 डेज अपन दिया 15 काम, तो 10 दिन में 15 काम लिपट गया। काम अब कितना बच गया, एक काम और बच गया, एक काम। अब बारी किसका आएगा भाई, तो 10 दिन हो गया, पहला दिन ए करता है, दूसरा दिन बी करता है, काम की शुरुआत ए किया, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तो 10 दिन 11वां दिन कौन आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि हर विषम वाला दिन माने 1 दिन 3 दिन 5 दिन इसमें ए आएगा। तो पहला तो 16 दिन के बाद 11वां दिन कौन आएगा, ए आएगा। ए कितना काम करता है, 2, और काम है कितना, 1, मतलब 1 दिन पूरा नहीं लगेगा, तो 1 में 2 से आधा दिन लग जाएगा, तो 10 दिन इधर और आधा दिन इधर, तो कितना हो गया 10.1/2 दिन। ऐसा ही समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे तो ऐसा क्वेश्चन हम और लाएंगे। अब आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, औकात बताते हैं इसको। एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिनों में काम करते, कौन दिन, वैकल्पिक दिन, अल्टरनेटिव काम करते हैं, कोई बात नहीं। बी शुरुआत किया, कौन शुरुआत किया, बी पहले काम शुरुआत किया, बी करता है काम पहले शुरुआत, उसके बाद ए करता है। ए 48 दिनों में करता है, चलिए इसको बच्चा गोली मारता है, 48 दिनों में ए काम अकेले कर सकता है, छोड़िए उसको। यदि काम इतना दिनों में हुआ, 11.1/3 दिन में काम खत्म हो गया, कितना में, 11.1/3 दिन में, ठीक है। तो एक बात तो पक्का है, 5 दिन ई और 5 दिन ई जरूर किया है, 5 और 5 10 दिन काम जरूर हुआ है। अब 11, तो कितना काम बच गया, 1.1/3 काम और बच गया, 11 दिन काम हुआ है ना, तो 5 और 5 हो गया 10। अब 11 दिन है तो अल्टरनेटिव काम कर रहा है, कि छोड़ छोड़ के करेगा, तो अब एक दिन जो है क्या आ जाएगा, बी शुरुआत कर रहा है, इसलिए बी 1 दिन काम और करेगा, और बाकी जो ई दिन बच गया वो ए करेगा। तो ए बी कितने दिन काम किया, बी किया है 6 डेज काम। ए कितने दिन काम किया है, ए कितने दिन किया, 5.1/3 पंतिया 15 16/3 डेज काम खत्म। मतलब 11.1/3 दिन में बी 6 दिन काम किया है, और ए कितना किया 16/3 दिन, तो दोनों जोड़ जाड़ के हो गया कितना दिन, 11.1/3। बोलिए ये समझ में आया नहीं। पहले 11 था, 11.1/3, तो हमने क्या किया, पहले 10 ले लिए, 10 5 और 5, उसके बाद बच गया 11, एक दिन, तो एक दिन फिर आएगा ई कर देगा, उसके बाद जो काम बचा वो करेगा। तो बी ने कितने दिन काम किया, 6 दिन, ए ने कितने दिन काम किया, 16/3 दिन। अब रह गया भाई, एक काम को 48 दिनों में अकेले काम को खत्म कर सकता है, ध्यान समझिएगा, ए 48 दिनों में अकेले काम को खत्म कर सकता है। एक काम को ए ने 48 दिन में खत्म कर सकता है, ध्यान समझिएगा। कितना दिन काम किया, 16/3 दिन काम किया है। इसका मतलब है कि इसने कितना काम किया। अब ए के बारे में आइए, ए क्या है कि 48 दिनों में, ध्यान समझिएगा, 48 दिनों में एक काम कर सकता है, के ए 48 दिनों में एक काम कर सकता है, लेकिन ये कितना दिन काम किया है, 16/3 दिन। तो बताइए कितना काम कर दिया होगा 16/3 में, तो इसको 16 बनाना है। तो कैसे बनेगा 16, पहले 16 से भागा दे दीजिए, 16 पहले 3 से भागा दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 16 डेज, इधर भी 3 से भागा, तो 1/3 काम, 3 से भाग दे दिए, तो 16 डेज 1/3 काम, लेकिन 16/3 लाना, वो 3 से और भाग दीजिए, तो 16/3 डेज में 3 से और भाग 1/9 काम। बात आई समझ में या नहीं, मतलब कि 1/9 काम ए ही कर दिया था, शेष काम कितना बच गया, यानी 9 काम में एक काम ए ही कर दिया, तो 8/9 काम बच गया, जिसको किसको करना है, बी को करना है। और बी कितना दिन लगाया, 6 दिन लगाया है। बी कई दिन लगाया, 6 दिन।
शेष काम 8 बटा यानी 6 बी। आवाज है बी के बारे में। बी जो है ये 6 डेज में 8 बटा 9 काम करता है। कितने दिन में? 6 डेज में 8 बटा 9 काम। तो बताइए कि 6 डेज में अगर 8 बटा 9 काम करता है तो हमको 4 गुना काम कराना है। कई गुना? 4 गुना काम कराना है। तो कितने दिन में करेगा? पहले एक बात बताइए, 8 बटा 9 काम को करता है 6 डेज में। ये पहले 9 इधर गुना करिए तो कितना हो जाएगा? अच्छा कट रहा है तो काट दे। 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो 9 इधर गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नोतिया, ये 9 इधर गुना कर दिए, नोतिया 27 डेज में 4 काम। यही तो हमको निकालना। इसका राइट आंसर होगा 27। 4 गुना काम। काम कितना था? 1 काम। इसी का 4 गुना 4 काम। 4 काम कितने दिन में करेगा? 27 डेज में। यही तो निकालना था कि 4 गुना काम कितने दिन में करेगा। यही इसका राइट आंसर था। मजा आया या नहीं आया ये बताइए। देखिए कितना आसानी से निकल गया। 4 काम कितने? 8 बटा 9 काम किया। 9 को खाली इधर गुना किया, 9 दिए 27 डेज में। 27 डेज में लिपटा देगा कौन? बी इस काम को लिपटा देगा। बोलिए अल्टरनेटिव समझ में आया या नहीं? जहां तक हमको लगता है आपको कम समझ में आया, कोई बात नहीं। अल्टरनेटिव का और क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस अभी आप हमारे साथ सीखते चलिए कॉन्सेप्ट। इस वीडियो को एक बार और पॉज करिएगा, मतलब एक बार ऑफलाइन इसको देखने की कोशिश करिएगा। हमने अपना पूरा दी, हमने अपना 100% दिए हैं। अब नहीं आया तो कोई बात नहीं है, हम कल फिर लाएंगे एक अल्टरनेटिव वाला। कल तो हम समझा के ही दम मारेंगे। लिख दीजिए पसेना आगे, लिख दीजिए सर। यस सर, समझ आ गया। नहीं आया तो भी लिख दीजिए जी, कोई तो लिख दीजिए। यस सर समझ गए। हमको पता है कि बहुत कम आया होगा समझ में, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर से आएगा, फिर से ही क्वेश्चन आएगा तो फिर से समझाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4, आज इंग्लिश हल्का हल्का लेके आए हैं, मैथ कड़ा कड़ा। इंग्लिश बहुत हल्का है। अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कितना तो देखिए आंसर भी पता चल गया। अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ही विल नॉट बी एबल टू सोल्व द क्वेश्चन। नो एरर। ए बी सी डी। बी कहता अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ही विल नॉट बी एबल टू सोल्व द क्वेश्चन। बी, सब बी बोल रहे हैं। फिर से बोल देते हैं, आज का मैथ लेवल का है, इंग्लिश हम हल्का हल्का लाए हैं। रिया सिंह भी बी बोल रही है, अच्छी बात है। 3 बंदे बी बोल रहे हैं। और कोई बोल बताइए। मोनिका कहां गई? भाग गई? सचिन, बता दे क्या है? चलिए ठीक है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। अनलेस, ध्यान दीजिएगा अनलेस के बारे में। अनलेस एक कंडीशन बताने वाला कंजक्शन। कैसा कंजक्शन है? अनलेस, ओ नहीं भागे, कंडीशन बताने वाला कंजक्शन है। कौन? अनलेस जो है वो कंडीशन बताने वाला, ये बोले थे, ये नहीं, आप गलती बोल दिए ना। अनलेस कैसा, ध्यान समझिएगा, अनलेस कैसा कंजक्शन है? कंडीशन बताने वाला। अब सुनिए, कंडीशन बताने वाला कंजक्शन और टाइम बताने वाला कंजक्शन जो है उसका मोडाल दुश्मन है। जान, जैसे नागिन और नेवला में दोस्ती नहीं हो सकता, उसी तरह टाइम डिनोटिंग कंजक्शन और
क्या कहता है, कंडीशन डिनोटिंग कंजक्शन का मोडाल से दोस्ती नहीं हो सकता। तो अनलेस क्या है, कंडीशन बताने वाला, शर्त बताता है। अगर शर्त बताता है तो यहाँ पे मोडाल क्या कर रहा है, मोडाल को हटना होगा। और अनलेस का मतलब होता है इफ प्लस नॉट। इसका मतलब है कि अनलेस में नॉट छुपा हुआ है तो नॉट भी यहां नहीं लगेगा। तो हो गया ही अंडरस्टैंड। ही के साथ V1 चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो अंडरस्टैंड को अंडरस्टैंड्स करना होगा। तो अनलेस ही अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट ही विल नॉट। ये देखिए सेकेंड वाक्य है, ये कैसा वाक्य है, सेकेंड वाक्य। सेकेंड वाक्य में नोट रह सकता है, चलो लड़ाई अनलेस जिस वाक्य में उसमें नोट नहीं होना चाहिए, सेकेंड वाक्य में नोट भी रह सकता है, सेकेंड वाक्य में आपका मोडाल भी रह सकता है, चलेगा। लेकिन जिस वाक्य में अनलेस है उसमें न तो मोडाल न तो नोट, इसलिए यहां पे गड़बड़ था। और हमेशा ध्यान रखिएगा प्रेजेंट किससे दोस्ती करता है, फ्यूचर से। आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर बनता है। तब तो संस्कृत में कहा गया है, संस्कृत में सुने हैं ना, प्रेजेंट ही क्या है, फ्यूचर है। गते शोको ना कर्तव्यो भविष्य नैव चिंतयेत वर्तमानेन कालेन परिवर्तन्ते भीक्षण। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो वर्तमान है वही आगे चल के फ्यूचर बनता है। आज मन से पढ़िएगा तो एग्जाम में निकलेगा, क्लियर सी बात है। तो ये देखिए प्रेजेंट है, अब प्रेजेंट किससे दोस्ती किया, फ्यूचर से। तो ध्यान रखिएगा प्रेजेंट का दोस्ती फ्यूचर से, फ्यूचर का दोस्ती प्रेजेंट से, लेकिन पास्ट का दोस्ती पास्ट से होता है, ये ध्यान रखना है। तो अभी हम क्या बोले, ध्यान समझिएगा। कंडीशन डिनोटिंग कंजक्शन और टाइम डिनोटिंग कंजक्शन के बाद कभी मोडाल का प्रयोग नहीं होता है, दुश्मन है। बहुत अच्छे आप लोग सब ने आंसर बताए। अनलेस वाला वाक्य में, अनलेस वाला वाक्य में न तो मोडाल आएगा न तो नोट आएगा, लेकिन बाद वाले वाक्य में मोडाल और नोट आ सकते हैं। CI का कॉन्सेप्ट है सिखाने वाले, बड़ा मजा आने वाला है। कॉन्सेप्ट ऑफ CI, कॉन्सेप्ट ऑफ CI। आज का प्रश्न ही मजेदार मजेदार है एकदम, आपसे एक भी नहीं बनेगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 5, CI पर रखा गया धन 15 वर्षों में स्वयं का 27 गुना हो जाता है। ठीक है, तो 25 वर्षों में, तो 25 वर्षों में यह धन कितना गुना बन जाएगा, कितना गुना बन जाएगा। ऑप्शन 729, 243, 135, 81। डरना नहीं है, लड़ना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि इस सब क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। अभी आप लोग नया जुड़ रहे हैं, अभी 11वां पार्ट चल रहा है, जब कम से कम 20-25 पार्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद मैथ आपसे खुद ही खुद बनना शुरू हो जाएगा। तो CI पर रखा गया धन 15 वर्षों में स्वयं का 27 गुना हो जाता है। तो बताइए कि 25 वर्षों में यह धन कितना गुना हो जाएगा। बी होगा 243। रिया सिंह, लॉक किया जाए, 243 को लॉक किया जाए। मोनिका कुमारी 243, वाह रे वाह भाई, आपने तो मेरा बाट लगा दिया। हम तो सोचे प्रश्न बहुत कड़ा है, आपने तो उठा लिए इसको। अच्छा, अगर इस CI को हम SI कर देते तो क्या होता पता है आपको? CI की जगह पे SI कर देते, ऐसा ही क्वेश्चन रहता। यहाँ पे CI की जगह पे खाली हम SI कर देंगे। तो इसका एक ट्रिक होता है, n-1/T1
n1 माइनस वन बाई टी वन बटा n2 माइनस वन बाई t2। n1 n2 क्या गुना है, तो n1 कितना है 27 गुना, तो 27 माइनस 1 कितने समय लग गया 15 साल। n2 कितना गुना करना है नहीं पता है, तो मान लेते हैं x माइनस 1 कितने वर्ष में 25 वर्ष में। इसको हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ये कब होगा SI में, लेकिन यहां पे बंदा ने क्या लिख दिया CI। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं। मनीष कुमार अच्छा लगता है सर जी, बहुत अच्छा लगेगा। अब हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, जो इसका उत्तर दे दिए वो 5 मिनट के लिए कृपया कमेंट नहीं करेंगे, जो उत्तर नहीं दिए वो पूरा अपने दिल का बत्ती खोल के देखिएगा। कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं CI में। CI में अमाउंट का क्या सूत्र होता है, अमाउंट समझते हैं, ए बराबर होता है P इंटू 100 प्लस R बटा 100 पे पावर T। प्यार से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, A बराबर P इंटू 100 प्लस R बटा 100 पे पावर T नहीं लिखते यहाँ पे N लिखते हैं, बताएंगे N क्यों लिखते हैं। अब P को हम नीचे कर रहे हैं, P को क्या उतार रहे हैं नीचे उतार रहे हैं, तो A बाई P बराबर 100 प्लस R बटा 100 पे पावर N। P को हमने क्या उतार दिया नीचे। अब समझिएगा क्या होता है कॉन्सेप्ट, यहां पे हम लिख रहे हैं A बटा P बराबर 100 प्लस R बटा 100 पे पावर N। ध्यान समझिएगा, ध्यान से आपको समझना। अगर हम दोनों तरफ रूट ले लें, दोनों तरफ अगर रूट ले लें तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट A बाई P, अंडर रूट A बाई P। इधर क्या हो जाएगा, इधर 100 प्लस R बटा 100 पे पावर N तो पहले से ही था और आधा और आ जाएगा। रूट का मतलब ही क्या होता है आधा, तो N क्या था टाइम, ये क्या हो गया हाफ, इसमें क्या हुआ गुना हो गया, टाइम में गुना हो गया कितना हाफ। अब क्या समझा रहे थे आप नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, वही तो हम चाह रहे कि आप समझ नहीं पाइए। अब बताइए, देखिए अब हम एक चीज बताते हैं आपको, ध्यान समझिएगा। क्या कहता है, कोई धन मान लिया कि कोई धन P हम 1 रुपया कर्जा लिए, अब मान लिया 27 गुना हो गया। 27 गुना होने का मतलब हुआ कि मिश्र धन हो गया 27। कोई धन अगर कहता है कि डबल हो गया, इसका मतलब 100 कर्जा लिए थे और 200 हो गया, मतलब वो अमाउंट हो गया। तो 1 रुपया कर्जा लिए और 27 गुना हो गया, तो यहाँ कितना दे दिए, तो 1 हो गया, अमाउंट हो गया 27 और 100 प्लस R बाई 100 पे पावर, यहाँ पे हम दे देते हैं 3, यहाँ पे कितना दे दिए 3। और ध्यान से समझिएगा 27 क्या है, 27 अमाउंट है, एक का तो कोई महत्व है नहीं, 27 क्या है अमाउंट है। तो ये 3 दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ रूढ़ ले रहे हैं, रूढ़ मतलब समझते हैं ऐसे, यहाँ पे भी रूढ़ ले रहे हैं और 100 प्लस R बटा 100 यहाँ पे 3, और रूढ़ का मतलब क्या होता है, रूढ़ का मतलब होता है 1 बटा 3। तो इधर हम जो भी करते हैं, अगर हम इधर 1/4 करेंगे, अगर हम इधर 1/4 करेंगे तो उधर भी क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि कुछ भी हम इधर करेंगे तो उसमें गुना हो जाएगा, किसमें समय में गुना क्या हो जाएगा, ये भागा पड़ जाएगा, जैसे 3 से 3 खत्म हुआ, कितना बचा 1 बचा। अब आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इग्नोर मत करिएगा, आपको लगेगा थोड़ा सा कड़ा नहीं है, लेकिन समझिए बात को। आज का क्लास थोड़ा ज्यादा हो गया है, देखिए CI अब समझिएगा, अब सब भूल जाइए आप पीछे वाला, अब यहां से आ रहे 15 वर्ष में, यहां समझिएगा 15 ईयर्स में 27 गुना हो गया, 15 ईयर्स में 27 गुना हो गया। तो कहता 25 वर्षों में कितना होगा, देखिए यहाँ कितना है 15 साल, यहाँ कितना है 25 साल। तो एक काम करते हैं, 27 गुना हो गया ना, 27 का हम क्यूब ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं क्यूब समझते हैं, क्यूब रूट ले रहे हैं। तो 27 का क्यूब रूट कितना होगा, अगर हम 27 का क्यूब रूट लें तो 3 हो जाएगा, कितना 3 गुना।
टाइम कितना है 15 साल। तो 15 साल में आपको पता है अभी समय में क्या हुआ था, जब इधर क्यू लिए थे तो समय 1/3 ऐसे हो गया था, तो 3 पच्चे 5, तो ये हो जाएगा 5 ईयर्स। मतलब 27 का हम क्यू लिए, 27 का क्या लिए क्यू, तो 3 से इसमें भागा पड़ गया, यानी वो अगर 3 का 27 अगर क्यू हुआ तो इसमें 3 से भागा पड़ गया। अगर 27 का हम स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे 2 से भागा पड़ जाता और उसका स्क्वायर मान लेते हैं। एक धन 16 ईयर में मान ले 64 गुना हो गया, 16 ईयर में 64 गुना। अब हम उधर रूट ले रहे हैं, 64 का वर्गमूल बताइए, तो कहिएगा 8। 64 का वर्गमूल 8, तो उधर हम वर्गमूल लिए मैंने 1/2 किए, तो समय का 1/2 आधा करिए, कितना हो जाएगा यहाँ 8 ईयर। ठीक है, अगर हम उसका क्यू ले लें, 64 का क्या ले लें क्यू, तो 64 का क्यू कितना होता है 4 गुना, 64 का क्यू कितना होता है 4, तो 3 से तो उसका क्यू लिए तो यहाँ पे कहे 3, तो 3 से इसमें भागा पड़ जाए 16/3 साल। बस यही समझाना चाह रहे हैं हम कि 15 ईयर्स में 27 गुना हुआ, तो 27 को हम 3 लिख दिए। 27 का 3 क्या है, तो कहिएगा सर 27 का 3 क्यूब रूट है, तो हम कहेंगे ठीक है 3 था ना, 3 उसका क्यूब रूट 3 किए तो 3 गुना, तो 3 से भागा देते, 5 ईयर में 3 गुना। लेकिन हमको कितना 25 ईयर्स बनाना है। अब 5 ईयर को आपको बनाना है कितना 25, तो 5 25 कैसे बनेगा ये बताइए। 5 ईयर को हाँ क्यू का मतलब 3, तो 5 ईयर है, 5 ईयर में 3 गुना, लेकिन 5 ईयर को बनाना है 25 ईयर, समझिए इसको 5 गुना करना है, कितना गुना 5 गुना, तो ये 3 पे पावर चढ़ जाएगा 5, 3 पे पावर 5, यहां पे अगर 5 से गुना हो रहा है, 5 ईयर को हमको करना है 15 ईयर, तो यहाँ 3 पे पावर 5 चढ़ जाएगा, और 3 पर पावर 5 243 इसका आंसर होगा। नहीं समझ पाए सर तो बोल दीजिए जी सर नहीं समझ पाए। 15 ईयर था 27 गुना, 27 का क्यूब रूट लिए तो ये हो गया 3, और 27 का क्यूब रूट लिए तो यहाँ 3 से पड़ गया भागा, तो ये हो गया कितना 5, और 5 को 25 बनाना यानी 5 से गुना करना है, तो उधर क्या होगा 3 पे पावर 5 हो जाएगा, 3 पे पावर 5 243 गुना इसका राइट आंसर है। नहीं समझ पाए बोलिए, हमने अपना पूरा कोशिश किए समझाने का, अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो भी कोई बात नहीं, फिर आएगा ये क्वेश्चन। बस आप लोग इतना धैर्य रखें ना कि ये वाला प्रश्न घूम फिर के फिर आएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना, बस आप खाली क्लास में रेगुलर रहिएगा, आपको जाना नहीं है किधर भी। ओके, आज का मैथ का क्वेश्चन बहुत जम के था। क्वेश्चन नंबर 6 नारेशन, नारायण कह रहे हैं आज का इंग्लिश हम बहुत हल्का हल्का लाए हैं, मैथ हार्ड लाए हैं। ही सेड टू मी दैट व्हाट आर यू डूइंग। चलिए जल्दी से इसका नारेशन बना के दिखाइए आप लोग। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ऑप्शन दे के आप बना के दीजिएगा हमको। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, बता दे, ऑप्शन दे। पहला ऑप्शन he asked me what I am doing, क्या ये चलेगा, ये ऑप्शन चलेगा, यस या नो बताइए, कहिएगा। देखिए अंत में क्या लगल है, छोटा हनुमान, प्रश्नवाचक वाक्य। जब भी प्रश्नवाचक वाक्य डायरेक्ट में लगे तो इनडायरेक्ट में हमेशा आस्क का प्रयोग होता है, किसका आस्क के, और आस्क के बाद कभी भी डैट का प्रयोग नहीं होता है। इस रूल को आप गठरी मान लीजिए, आस्क के बाद कभी भी डैट नहीं लगता, आस्क के बाद इफ या वेदर का प्रयोग होता है, आस्क के बाद इफ या वेदर। लेकिन अगर कोई पहले से WH वर्ड है तो उसी को दे देते हैं, यहां पे आपको इफ या वेदर देने की जरूरत नहीं है।
तो देखते हैं पहला सही है या गलत है। तो देखिए पहला, हम बार बार बोलते हैं नारेशन और वॉइस कुछ नहीं है, टाइम एंड टेंस ही है। तो टाइम एंड टेंस का ही रूल आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए पहला वाक्य पास्ट में, तो उधर प्रेजेंट कैसे हो गया? पहला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ये लग रहा है बिल्कुल सही है। ये पास्ट है, उधर भी पास्ट है। अच्छा यू क्या है? सेकेंड पर्सन, सन बटा 123। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? मी, तो मी का आई, ये हमको सही लग रहा है। देखते हैं अब सी नंबर क्या बोलता है। ही आस्क्ड मी व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग, ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि पास्ट है। तो इधर प्रेजेंट कैसे कर दिया? और एक इन्वर्जन भी लगा दिया। इन्वर्जन कैसे लगा दिया? अंत में छोटा हनुमान जी नहीं है। कभी भी जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो कभी भी इनडायरेक्ट जब बनता है नारेशन, तो उसमें कभी भी प्रश्नवाचक साइन नहीं लगता है। डी वाला ऑप्शन, ही सेड टू मी व्हाट आई वाज डूइंग, ए वाला तो कभी सही हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अंत में लगा हुआ प्रश्नवाचक साइन, और अगर नारेशन में प्रश्नवाचक साइन लग जाए तो फिर सेड टू का प्रयोग नहीं होता है। और सेड के बाद सेड टू का प्रयोग नहीं होता, किसका प्रयोग होता है? आस्क्ड का प्रयोग होता है, आस्क का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा वो बी है, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। आशा है समझ पाए होंगे इस नारेशन को। आज इंग्लिश का क्वेश्चन बहुत हल्का हल्का है, मैथ का थोड़ा टफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, आशा है आप लोग बना पाइएगा। ट्रिगोमेट्री का प्रश्न बहुत ही हल्का क्वेश्चन हम लाए हैं। इसमें कथन दिया है, एनटीपीसी में आया था। एनटीपीसी वालों ध्यान से समझिएगा। कथन 1, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा कथन, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कोट थीटा 1। दो कथन दे दिया। अब कह रहा ए में केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है। सावधान हो जाइए, ऐसा ही क्वेश्चन आजकल आने लगा है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। दोनों सही है। हम कोशिश कर रहे हैं एकदम वैसा ही क्वेश्चन लाया जाए जो परीक्षा में आ रहा है। कोई भी सही नहीं है। मोरी भैंस पानी में, कौन बताएंगे इसका आंसर? टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1। तो कह रहा है बताओ केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, कोई भी सही नहीं है। कुछ भी बताइए आंसर। ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्न है, हमको लगता है बहुत हल्का क्वेश्चन है ये।
दोनों सही है। सी होगा। अच्छा, और कोई? बताइएगा, बना रहे हैं? चलिए छोड़िए, हम बता देते हैं कौन सा सही है। देखिए, जब हम फर्स्ट क्लास लिए थे, जहर क्लास फर्स्ट, तो यही वाला हम बताए थे आपको कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कहिएगा कैसे सर? तो देखिए कैसे। tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा आई माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करिए, आप साइन स्क्वायर थीटा दोनों में से कॉमन ले लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा? 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्या है, एलसीएम क्यों ले रहे हैं? एलसीएम मत लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए ना, आ गया ना, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। पहला बिल्कुल सही है। आप इस वाले सूत्र को रट्टा मान लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है। उसी तरह एक और लिख देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पहला कथन तो सही था। चलिए इसको अब देखते हैं सेकेंड बाबा को। सेकेंड क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1। तो देखिए यहाँ पे क्या है? 1 है। इसका मतलब है कि इस वाले क्वेश्चन का उत्तर थीटा पे निर्भर नहीं है, यानी हम थीटा को कुछ भी मान सकते हैं। तो आइए पुट कर देते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री। थीटा 45 क्यों पुट किए? क्योंकि टेन और कोट चल रहा है, इसे 45 पुट कर देते हैं। आइए, कोसेक 45 साइन 45 होता है 1/√2, तो कोसेक 45 साइन का उल्टा √2 माइनस साइन 45 1/√2, सेक 45 √2, कॉस 45 1/√2, टेन 45 1, कॉट 45 1। अच्छा, √2 में गया 1/√2, √2 गुने √2 2 माइनस 1/√2, ये भी कितना हो जाएगा? 1/√2, एक और एक 2, तो 1/2 गुना 2 1 जी, 1 आ गया। मतलब ए भी सही है, ए भी सही है, दोनों सही है। इसका राइट आंसर है दोनों सही है। फिर से देखिए, यहाँ पे 1 दिया था, क्या था? यहाँ पे 1 दिया था, इसमें कहीं भी थीटा नहीं था, इसलिए थीटा के मान हम कुछ भी मान सकते थे। तो थीटा के मान हमने 45 डिग्री मान लिया और इस हिसाब का हो गया खात्मा। क्लियर है? तो यहाँ पे दोनों सही था। लिख दीजिए एस सर क्लियर है। किन्हीं को अगर डाउट है तो हम इसको पूरे बना के दिखाते हैं। देखिए, हम इसको तोड़ देते हैं क्योंकि आपको सब चीज आना चाहिए। कोसेक थीटा होता है 1 बटा साइन थीटा, साइन थीटा रहने दीजिए, उधर हो जाएगा सेक थीटा 1/कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा रहने दीजिए, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा लघुत्तम, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा एलसीएम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा एलसीएम, तो कॉस से कॉस कटेगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा गुने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। इसका मान 1 होगा, नीचे कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा। नीचे देखिए कौस यहाँ भी कौस यहाँ भी, दो कौस हो गया तो ये कौस स्क्वायर से खत्म, साइन यहाँ भी साइन यहाँ, दोनों गुना को साइन स्क्वायर साइन से खत्म, 1 आ गया। तो दोनों कथन क्या था, सही था। तो आजकल ऐसा क्वेश्चन एनटीपीसी में आए हैं कथन कारक वाला। आशा है आप ट्रिगोमेट्री का सूत्र समझ पा रहे होंगे। कहिएगा जी सर आज तो आप क्वेश्चन ऐसा ऐसा लाए कि नानी विल बी रिमेंबर। मैथ का क्वेश्चन आज हार्ड था। हार्ड क्या था, हार्ड जैसा शब्द नहीं है, ठीक है। जो जानते हैं उनके लिए हल्का है, जो नहीं जानते। अब आ गया PQRS, पारा जंबल। ध्यान से इसको सजाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करें। यूएसई, यूएसएस जो हमारा बहुत खतरनाक है। यूज अ फेयरली गुड क्वालिटी कॉटन। यूज अ फेयरली गुड क्वालिटी कॉटन बी as the thread is inserted in the needle's eye, in the needle's eye. C or nylon thread so that D strands do not unravel. ऑप्शन D C A B, A C D B, A B C D, B C D A। चलिए जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। बहुत ही अच्छा। जब आप डेली एक एक पारा जंबल का क्वेश्चन करेंगे तो परीक्षा में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, समझे। फिर से एक बार पढ़ देते ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना। यूज ऑफ फेयरली गुड क्वालिटी कॉटन एज द थ्रेड इज इंसर्टेड इन द नीडल्स आई और नाइलॉन थ्रेड सो दैट strands do not unravel। 8 हो गया। 2 प्रश्न और रहना है आपको। बोलिए इसका आंसर कोई भी। कड़ा है। क्लियर नहीं है। बी मोनिका कुमारी बी बोल रही है। ए वाला ना, बी ऑप्शन हम कहाँ दिए हैं आपको जो आप बी बोल रहे हैं। राजन बोल रहे क्लियर नहीं है। अच्छा ठीक, हम एक बल्ब और जलाते हैं, देखते हैं कुछ फायदा हुआ। यूज अ फेयरली गुड क्वालिटी कॉटन एज द थ्रेड इज इंसर्टेड इन द नीडल्स आई और नाइलॉन थ्रेड सो दैट स्टैंड्स डू नॉट अनरेवल। आइए देखिए कैसे बनाते हैं। हमको लगता है बॉल घर जलाने से, बल्ब जलाने से गड़बड़ हो गई है, उसको हम टिप देते। देखिए कैसे बनाना है, ध्यान समझिए। ललिता कुमारी ए बोल रही है। ना बाबा ना,
मोनिका कुमारी बिल्कुल सही आंसर है आपको, धन्यवाद। देखिए इसमें तो कोई जान ही नहीं था, कहिए कैसे। देखिए और क्या है, फैन बॉयज। ग्रामर में हम फैन बॉयज पढ़ाते हैं ना, एफ से फोर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और। फैन बॉयज अपने पहले और अपने आगे, मतलब फैन बॉयज के आगे और पीछे दोनों तरफ एक जैसा ही शब्द होता है। तो और आ गया फैन बॉयज, और क्या है, फैन बॉयज। इसके बाद आ रहा है नाइलॉन। क्या आ रहा है, नाइलॉन। तो और के पहले भी एक धागा, नाइलॉन एक धागा है, तो इसके पहले भी एक धागा। यहां देखिए कॉटन, कॉटन और नाइलॉन कितना अच्छा से मिल रहा है। कॉटन, यहां पे क्या है, कॉटन, यहां पे क्या, और नाइलॉन। यानी फिर से सुनिए, फैन बॉयज के दोनों तरफ, फैन बॉयज जो शब्द को जोड़ते हैं, दोनों शब्द एक जैसा ही होते हैं, तो ये और को फैन बॉयज करते हैं। और के बाद नाइलॉन आया है, यहाँ पे कॉटन आया, तो कॉटन और नाइलॉन ये दोनों एक साथ रहेगा। यानी ए के बाद सी आएगा, ए के बाद सी आएगा, ए सी, ये हो गया, जोड़ा लग गया, शादी हो गया दोनों का भाई। ए के बाद सी आएगा, फिक्स है। ए के बाद सी नहीं है, इसमें सी के बाद ए है, ए के बाद सी है, चलेगा। ई नहीं चलेगा, ई भी बंदा नहीं चलेगा। इसका राइट आंसर ई ही होगा। पहला तरीका हो गया। सेकंड मेथड, सेकंड तरीका क्या है, आप ध्यान से देखिए। क्या वाक्य का शुरुआत और से हो सकता है? एक चीज और देखिए, यहां पे क्या लगा ले, सो डैट। सो डैट क्या है, कंजक्शन। सो डैट क्या है, कंजक्शन। इसके बाद एक सब्जेक्ट आना चाहिए, सो डैट के बाद एक सब्जेक्ट आना चाहिए। क्या सो डैट के बाद आई जा सकता है? कभी नहीं आ सकता। यानी सी के बाद बी तो कभी नहीं आ सकता है। तो सी के बाद बी आया है किसी में? नहीं आया, चलिए ठीक है। अच्छा, क्या सो डैट के बाद यूज आ सकता है? ये तो डायरेक्ट वर्ब आ गया है, वर्ब। सो डैट के बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट ना तो यहां है, ना तो यहां है, ना तो यहां। सब्जेक्ट है डी में, कौन चीज, स्ट्रैंड्स। इसका मतलब है कि सी के बाद डी आएगा, कन्फर्म। सी के बाद डी आएगा, 99 100% सी के बाद डी आएगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में सी के बाद डी है। ये तो नहीं है इसमें। सी के बाद डी यहां पे है, सी के बाद डी यहां पे भी है, सी के बाद डी यहां पे भी है। तो इसका मतलब एक ऑप्शन तो कटा था। तो आपको ऐसे ऐसे दो ऑप्शन को खोजना है और उसको बनाना है। तो एक बार हम इसको पढ़ देते हैं फिर से। पहले ए, यूज ए फेयरली गुड क्वालिटी कॉटन, उसके बाद कॉटन और नाइलॉन, 3 मैंने धागा, टू दैट, सो दैट, उसके बाद डी, स्ट्रैंड्स डू नॉट अनरेवल, उसके बाद बी, आई द थ्रेड इज इंसर्टेड इन द नीडल्स आई। बिल्कुल सही था जो बी बोले थे, मोनिका का आंसर। देखिए फैन बॉयज बड़ा काम का चीज है, समझे। ग्रामर में भी फैन बॉयज आता है, एरर में भी फैन बॉयज आता है, और देखिए PQRS में भी फैन बॉयज आ गया। चलिए आज अब 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कौन सा मैथ है। उसके बाद फिर आज के क्लास का हो जाएगा खात्मा। ए है सिंप्लीफिकेशन। जब पूरा का पूरा परीक्षा में सिंप्लीफिकेशन आ रहा है तो हम क्यों छोड़ दें इसको, हम भी लिखेंगे। करिए सिंप्लीफिकेशन। 9.4/9 भागा 11.1/3 ऑफ 1/6 प्लस 1.1/3 गुना 1.4/5 भागा 3/5 गुना 2.1/6 ऑफ 2/3 तो बहुत दूर चला जा रहा है, भागा 4/3 ऑफ 2/3
पता चल रहा है? बताइएगा। हम कुछ नहीं कर सकते भाई, ऐसा ऐसा प्रश्न आ रहा है। 9.4/9 भागा 11.1/3 ऑफ 1/6 प्लस 1.1/3 गुना 1.4/5 भागा 3/5 गुना 2.1/6 ऑफ 2/3 भागा 4/3 ऑफ 2/3। कौन करेंगे इसको हल? जी अभी क्वेश्चन और है, ठीक है, इसका अभी और है क्वेश्चन। इसका उत्तर 19.1/4 आया तो सही उत्तर और दिया गया उत्तर में अंतर बताएं। ऑप्शन 7.3/4, 6.2/3, 7.1/2, 6.1/3। पूरा कैलकुलेशन है। नानी याद आ रहा है ना? पहले इसको हल करो। चलिए ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा घर में हल। बताइए, आप लोग कर लीजिएगा घर में या हम बता दें? हमको लगता है ऐसा ऐसा आपको खुद करना चाहिए घर में। इसका आंसर 7.3/4 आएगा। अगर कल आपसे नहीं बनेगा तो हमको बोलिएगा। क्या कहते हैं, बता दें या छोड़ दें? जल्दी जल्दी कमेंट कर दें। इसके बाद एक प्रश्न और है रीजनिंग का, ताबड़तोड़ रीजनिंग। इसको हल करिएगा घर में। चलिए हम ही बता देते हैं, आप लोग पता हल नहीं करिएगा। पहले ऑफ का क्रिया होता है तो भाग का क्रिया होता है, पता है ना? वो सब बताने की हमको जरूरत नहीं है। तो देखिए परीक्षा में कैसे हल करना हम ही बताते हैं आपको। इसको पूर्णांक तोड़ लेंगे। 9 नमा 81 और 4 85/9, ठीक है। इसके बाद क्या करना, यहां पे बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप बता रहे हैं, फिर भी हम भी बता रहे हैं आपको, घर में बनाए 85/9। अब देखिए क्या परीक्षा में करते हैं लोग, सीधे लिखते जाते हैं। मत लिखिए, अगला स्टेप और मत लिखिए। अब जो काम करना कोई दूसरा जगह कर लीजिए। 11 × 33 और 1 34/3 ऑफ मतलब होता है गुना 1/6। पहले भागा का काम नहीं होगा, पहले ऑफ का काम होगा। कट रहा है तो काट दीजिए। 17 दूना 34, 3 दूना 6 यानी 17/3 तो इसको हल करके 17/9 आ गया। यहाँ पे भागा है तो इसको गुना में बदल देते हैं, उलट जाएगा, 9/17 हो जाएगा। समझ रहे हैं? ई वाला स्टेप आपको बचाना है, यानी कि इसी के साथ लिखते जाइएगा। तो ई क्या हुआ, 9 से 9 खत्म, 17 × 5 = 85 खत्म। तो यहाँ पे इतना दूर ई हल करके 5 आ गया। ठीक, अब रह गया इसको हल करना। अब उसको भी दूसरा जगह हल करना है और यहाँ पे लाके लिखते जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4/3 गुना 5 और 9/5 और भागा है तो उसको गुना कर देते हैं और उलट देते हैं उसको। 5/3, 5 से 5 खत्म, 3 × 3 = 9 खत्म। तो ये अंदर आ गया 4, अंदर कितना आ गया 4 गुना। अब देखते हैं उधर, 6 दूना 12, 1 13/6 गुना 2/3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 6 13/9 आ गया। 13/9 भागा है, भागा रहने देते हैं, पहले गुना वाला काम कर लेते हैं। 4 दूना 8, 3 × 9, 4 दूना 8, ऊपर से ऊपर गुना करें, 3 × 9। अब 13/9 इसको ऊपर कर देंगे, 9/8, 9 से 13/8 आ गया यहाँ पे। सब उधर हल करके यहाँ पे लिख दिए।
ये 4 दूना 8 कट गया, यानी 5 प्लस 13/2 6.5, यानी कि 11.5 आ गया हमारा उत्तर। हमारा उत्तर कितना आया? 11.5। और इसका उत्तर कितना आ रहा? 19.1/4 का मतलब समझते हैं 25। तो हमारा उत्तर आया रहा है 11.5, उसका उत्तर आ रहा है 19.25। तो दोनों को तो कर रहा है, तो बताओ दोनों का अंतर क्या है? दो दिया गया उत्तर और जो आपका राइट उत्तर है, राइट उत्तर कितना है? 11.5, और 19.2 में आपको घटाना है 11.5। तो कितना बच जाएगा? यहां पर 0 लगा देते हैं, तो बच जाएगा 18 में 7.75, 7.75। तो 7.3/4 7.5 ही होगा उत्तर। तो हम क्या बताएं आपको? हम बताएं आपको कि जब भी कैलकुलेटिव सवाल आए आपको, तो आपको क्या करना है? सब एक ही लाइन में नहीं लिखना है, अलग अलग जगह बना के यहाँ पे ला के फिट करते जाना। अलग अलग जगह बना लेना आपको, और यहाँ पे लाके आपको फिट कर देना। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन वाला सवाल परीक्षा में बनाना है, ठीक है? आशा है समझ पाए होंगे। कल से थोड़ा सा, कल मैथ का लेवल थोड़ा सा हल्का रखेंगे और इंग्लिश का लेवल कल हार्ड रखेंगे। और आज का अंतिम क्वेश्चन आ जाइए, एनटीपीसी में ई प्रश्न आया हुआ था, तो उसी का सेट से हम लाए हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पहला, 10% जूते चप्पल हैं, 10% जूते चप्पल हैं, 5% चप्पल कागज है। तीसरा, 99% कागज पेन है। 3 कथन है, इसका निष्कर्ष 2 गो है। पहला, कुछ जूते कागज हैं, कुछ जूते कागज हैं। दूसरा, कुछ जूते पेन हैं। और यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है। लाइव रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटा 33 मिनट या 40 मिनट जाते जाते आज का वीडियो समाप्त हो जाएगी। आज मैथ का लेवल बहुत ही हार्ड था, हमको पता है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम कॉन्सेप्ट सिखा दिए आपको। अब बतानी है आपको इसका उत्तर। कोई बताइएगा। 10% जूते चप्पल हैं, 5% चप्पल कागज है, 99% कागज पेन है। तो निष्कर्ष, कुछ जूते कागज हैं, कुछ जूते पेन है। नहीं आएगा उत्तर, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। 10%, 5%, 99% क्या है ये सब? ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो कुछ कुछ वाले क्वेश्चन है, 10% रहे चाहे 5% रहे, 99% का मतलब तो करीब मोनिका कुमारी एक बोल रही है, एक वाला कुछ जूते कागज हैं,
देखते हैं। ठीक है, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, हमने बनाया ऐसा क्वेश्चन एसएससी में भी आने का पूरी संभावना है। तो कुछ जूते चप्पल है, तो कुछ वाला फिगर कैसे बनाते, कुछ वाला फिगर ऐसे बनाते हैं, ऐसे। और सभी वाला फिगर कैसे बनाते, सभी जूते चप्पल है तो इस तरह से बनाते, सभी वाले फोटो हो गया। और कुछ वाले हम क्या करते, कुछ, तो कुछ 10% जूते चप्पल है, इसको मान लेते हैं जूते। 10% का मतलब आप कुछ ही समझिए, कुछ, इसको मान लेते हैं चप्पल। ए वाला फोटो जूता है, ए है चप्पल। ठीक है, कुछ जूता चप्पल हो गया। 5% चप्पल कागज है, इसका मतलब 5% का मतलब आप 5% को मतलब ही कुछ ही समझिए, कुछ चप्पल कागज है, कुछ चप्पल। तो चप्पल में भी से कुछ निकाल लेते हैं यहां से, कुछ चप्पल कागज है, यहां पे हो गया कागज। लेकिन चप्पल हम वहीं से नहीं निकालेंगे, यहां से भी हम फोटो बनाएंगे कागज। आप कहिएगा सर कुछ चप्पल कागज था, आप वहीं से बनाते, यहां पे क्यों बना दिए। देखिए वो मना किया है कि चप्पल नहीं जाना चाहिए जूता में, मना नहीं किया, तो कोई बात नहीं, हम यहां से भी फोटो बनाएंगे। कागज जो है जूता में भी आ सकता है, कागज, कुछ चप्पल कागज है, तो यहां से भी कागज का फोटो बनेगा और यहां से भी बनेगा, दोनों जगह से फोटो बनेगा। 90% कागज, 99% का मतलब समझते हैं, करीब करीब सब, 1% छोड़ के 99% का मतलब हुआ अधिकांश। ध्यान रखिएगा, 99% का मतलब क्या हुआ, अधिकांश। अधिकांश मतलब पूरी कागज है, तो कागज पेन है, पूरा का पूरा कागज क्या है, पेन है। तो पूरा का पूरा कागज, इसको हम पेन के अंदर डाल देते हैं। ऐसे तो 99% का मतलब सो ही होता है, कागज को पेन के अंदर डाल दिए। कागज यहां भी है, तो यहां भी हम इसको ऐसे करके पेन, फोटो हो गया गड़बड़। अब क्या कहता है, कुछ जूते कागज है, कुछ जूते कागज है, ध्यान से देखिएगा, कुछ जूते कागज है, कागज यहाँ पे, जूता यहाँ पे, ध्यान समझिएगा। ये हमारा कागज है, ये वाला कागज है, और ये हमारा जूता है। तो देखिए जूता कागज जा रहा है जूता में, हाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। कागज यहाँ पे भी है, देखिए ये वाला कागज है। क्या यहां से कागज जूता में आ पाएगा, तो कहिएगा नहीं, एक जगह से आ रहा, एक जगह से नहीं आ पा रहा। मोनिका ध्यान समझिएगा, ए वाले फोटो से कागज जूता में जा रहा है, लेकिन ए वाला फोटो से कागज जूता में नहीं आ रहा। तो एक जगह हाँ, एक जगह ना। तो हम कल क्या बोले थे कि हाँ ना वाला उत्तर हमेशा नहीं होगा, क्योंकि हमको न्याय करना है, और न्याय क्या होता है, 100% सही होना चाहिए। किसी के साथ न्याय करिए तो 100% न्याय करिए। ये नहीं कि एगो हाँ बोल रहा है ये चोर है, एगो बोला कि ये चोर नहीं है, अब आपने उसको चोर साबित कर दिए, गलत है। तो एक फोटो से सही है, एक फोटो से गलत है, इसलिए ये नहीं होगा। तो पहला गलत हुआ। कुछ जूते पेन है, अब जूता और पेन, यहाँ पे जूता है और यहाँ पे पेन है। देखिए यहां से तो ठीक ठाक चल रहा है, ए वाले फोटो से पेन आ गया किसमें, जूता में, लेकिन ए वाला फोटो से क्या पेन आ रहा है जूता में, नहीं आ रहा है। तो मतलब ए भी गलत है, कुछ जूते पेन है, एक जगह से आ रहा है, एक जगह से नहीं आ रहा। तो क्या सीखे इसे, दोनों का दोनों गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है। तो इस क्वेश्चन से आप क्या सीखे, सिलोगिज्म का जब भी क्वेश्चन बनाइए तो आप पूरा फोटो बनाइए। अगर एक फोटो से हाँ होता है, एक फोटो से ना होता है, तो आप ना वाला उत्तर करेंगे टिक। ठीक है, आशा है आज आप बहुत कुछ सीखे होंगे। यहाँ पे आपकी क्लास खत्म होती है। 11 गुने 10, हम 110 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं आज तक, 110 क्वेश्चन। जो पार्ट और नहीं देखे हैं वो पूरा पार्ट देख के आइएगा। और आज खत्म करते हैं, कल फिर से लाइव आप लोग को सबको जुड़ना है, जो भी आए लाइव थे। थैंक यू।